हेलो एवरीवन। हम लोग आज के लेक्चर में बात करेंगे स्टर्न एक्सपेरिमेंट, जो कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है मैक्सवेल लॉ का। इससे पहले हमने एक लेक्चर किया है जिसमें हमने बात किया है डॉपलर ब्रॉडेनिंग ऑफ ए स्पेक्ट्रल लाइन का। वो एक इनडायरेक्ट एविडेंस था मैक्सवेल लॉ का, और जो स्टर्न एक्सपेरिमेंट है वो मैक्सवेल लॉ का एक डायरेक्ट कह सकते हैं कि एविडेंस है। यानी कि स्टर्न एक्सपेरिमेंट मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी का फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। मैक्सवेल के लॉ का जो फर्स्ट डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है वो स्टर्न है, और इसे स्टर्न नामक साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसे स्टर्न एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या यूज किया गया था, इसमें जो कुछ भी यूज किया गया था हमने यहाँ पर डायग्राम में शो कर रखा है। अब एक एक करके हम बात करेंगे कि क्या क्या इसमें शो किया गया था। एक ओवन लिया गया था, और इस ओवन का कनेक्शन हम लोग क्या किए थे, एक इलेक्ट्रिक वायर से इलेक्ट्रिक सोर्स से कर दिया था। यानी कि इस ओवन को हम लोग जब भी हीट करेंगे तो इलेक्ट्रिकल करंट से हीट करेंगे। और इस ओवन के अंदर हमने क्या रखा, एक सीजियम एटम रखा। सीजियम एटम रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है, और बहुत आसानी से हम इसे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर ले जाते हैं। और इसकी अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें सीजियम की, तो 760 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिस पर हम इसे इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हीट करेंगे और इसे हम वेपर में कन्वर्ट करेंगे। अब अगर हमारा सीजियम एटम वेपर में कन्वर्ट हो गया इस ओवन के अंदर, तो ओवन का एक पॉइंट ओ है, और इस पॉइंट ओ का हम बहुत नैरो ओपनिंग रखेंगे। इतना नैरो ओपनिंग रखे हैं कि लगभग एक टाइम पर एक ही मॉलिक्यूल निकल सके। ठीक है, इतनी नैरो ओपनिंग होती है इसकी। अब अगर इस एक टाइम पर एक ही मॉलिक्यूल निकल सके, इतनी पतली ओपनिंग रखे हैं, तो लगातार मॉलिक्यूल्स जब इससे निकलेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा इस ओ डी के स्ट्रेट पाथ पर चलें। उनका जो पाथ होगा वो कुछ पैराबोलिक पाथ भी होगा, या हो सकता है इनका पाथ कुछ डेविएटेड भी रहे, स्ट्रेट लाइन से कुछ डेविएटेड भी रहे। और मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी, वो जो पाथ होता है वो डेविएटेड ही होता है। बहुत कम ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो यहाँ ओवन के ओ पॉइंट से निकलते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर ऐसे चलते हैं ओ से डी की ओर। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ से पार्टिकल जो निकलेंगे वो इस तरीके से डेविएट होते हैं कि ओ से इस तरीके से यहाँ डेविएट होंगे, ऐसे ओ से एस, ऐसे बहुत सारे डेविएशन देंगे वो। इन डेविएशन को हम देखते हैं कि अगर इतना ज़्यादा डेविएट होगा तो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, ओवन के सामने एक दूसरी स्लिट लगा देते हैं, और उस स्लिट में भी हम बहुत नैरो ओपनिंग रखते हैं, और उस ओपनिंग का नाम है एस। ठीक है, अब उस ओपनिंग से जब ये लाइट निकल रही है, या हम ऐसे कहें कि ओवन ओ से जब ये सारी लाइट निकल रही है, तो बहुत ज़्यादा डेविएट जो लाइट हुए हैं उन लाइट्स को हम क्या कर लेते हैं, इस स्लिट एस से रोक लेते हैं। और जो बहुत कम डेविएट हुए हैं वो स्लिट एस के इस नैरो ओपनिंग से निकलते हैं और दूसरे साइड में ये एंट्री कर जाते हैं। और वहाँ पर हम लगा देते हैं एक स्क्रीन, या एक वायर लगा देते हैं, या एक फिलामेंट लगा देते हैं जो टंगस्टन का होता है। और ये यहाँ पर आके इस टंगस्टन के फिलामेंट को क्या करते हैं, हीट करते हैं। अब एक बात देख लें कि जो एकदम स्ट्रेट लाइन चलते हैं, जो पार्टिकल्स यहाँ पर जो सीजियम के वेपर यहाँ से ओपनिंग पॉइंट ओ से निकलते हैं, और जिनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, वो तो अपनी ऐसे स्ट्रेट लाइन पाथ पर आके डी हीटेड टंगस्टन फिलामेंट की डी पॉइंट पर आके स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, लेकिन जो पार्टिकल की स्पीड थोड़ी सी इस ओ डी के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा कम होता है, उन पार्टिकल से कम होता है, वो थोड़ा सा ऐसे डेविएट होकर और D1 डैश पर आके मिलते हैं। ठीक है, D1 डैश पर आके मिलते हैं। और जिन पार्टिकल्स की स्पीड थोड़ी और कम होती है वो इधर से OS से होते हुए और वो D डबल डैश पर मिलते हैं। जिन पार्टिकल की स्पीड और कम होती है वो और ज़्यादा डेविएट होकर और नीचे आकर इस टंगस्टन की स्क्रीन के D ट्रिपल डैश पर ऐसे मिलेंगे। तो हम ये देखते हैं कि टंगस्टन के हीटेड फिलामेंट के ऊपर वो पार्टिकल यहाँ पर आके मिलते हैं जिन पार्टिकल्स की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और हम ये भी देखते हैं कि ये पार्टिकल बहुत ही क्या होते हैं, जिनकी वेलोसिटी कम होती है, बहुत कम होते हैं। और यहाँ पर हम ऐसे देखते हैं कि जिनकी वेलोसिटी थोड़ी कम होती है वो यहाँ पर D1 डैश पर आके मिलते हैं, और कम वेलोसिटी वाला पार्टिकल D डबल डैश पर आता है। लेकिन वो पार्टिकल यहाँ पर आके मिलते हैं जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इनके पाथ की अगर हम बात करें
तो अगर हम आइडियल केस लें कि ग्रेविटी एकदम नहीं है, तो ग्रेविटी एकदम नहीं है तो जो पार्टिकल्स इस नैरो ओपनिंग ओ से निकलेंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर चलकर पॉइंट डी पर आके मिलेंगे, पॉइंट डी पर आके मिलेंगे। लेकिन आइडियली ऐसा हो नहीं पाता है, रियलिटी में कभी भी ग्रेविटी जीरो हो नहीं पाती है। ग्रेविटी हर एक पार्टिकल पर काम करती ही रहती है। तो जब ग्रेविटी काम करती रहती है तो इनका पाथ, ज़्यादातर पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक हो जाता है। और ज़्यादातर पार्टिकल का पाथ जब पैराबोलिक हो जाता है तो टंगस्टन, हीटेड टंगस्टन के फिलामेंट पर आके जब ऐसे गिरते हैं तो डी पॉइंट पर ना पहुँच वो डी डैश, डी डबल डैश, डी ट्रिपल डैश, डी फोर ऐसे ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे आ जाते हैं। इधर अपर वाले पार्ट पर आके नहीं गिरते हैं। अपर वाले पार्ट पर आकर इसलिए नहीं गिरते हैं क्योंकि जो भी पार्टिकल निकलते हैं उनकी स्पीड यहाँ से रखे सीजियम से इस तरीके से हीट होते हैं कि वो उनकी स्पीड जब ऊपर की ओर होगी तो यहाँ इस ओपनिंग से वो रोक लिए जाएंगे, इस ओपैक मीडियम से रोक लिए जाएंगे। केवल और केवल इस नैरो ओपनिंग से निकलेंगे तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जाएंगे। इस पूरे सिस्टम को, ये जो पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को एक इवैक्यूएटेड चैम्बर के अंदर हम बंद कर देते हैं। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि इस पूरे सिस्टम को एक इवैक्यूएटेड चैम्बर के अंदर जो बंद कर देते हैं, अगर इसमें एयर पार्टिकल्स होंगे या किसी अदर पार्टिकल्स, कोई भी अदर पार्टिकल्स होगा, तो ये सीजियम के वेपर जब इस पॉइंट ओ से निकलेंगे और इस यहाँ पर फिलामेंट तक आते आते वो एयर पार्टिकल से किसी और जो भी मीडियम के पार्टिकल्स होंगे उनके साथ उनका इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन होगा तो उनकी कुछ एनर्जी उस इंटरेक्शन से लॉस हो जाएगी। और लॉस होने में उनको जहाँ पहुँचना चाहिए एक्चुअल में टंगस्टन हीटेड फिलामेंट के पास, वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे वो। और जब वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे तो इस इंटरेक्शन के साथ उनकी एनर्जी कंटिन्यूसली लॉस होती रहेगी और ये पूरा का पूरा जो हमारा सिस्टम है बहुत तेज़ी से हीट हो जाएगा। उनकी एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में बदलेगा और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और पूरा चैम्बर हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा और पूरे चैम्बर में एक्सपेरिमेंट हमारा फेल हो जाएगा जो हम कर रहे हैं। तो हमारे इस सीजियम एटम से जो वेफर निकल रहा है हीट करने के बाद, वो आप चाहते हैं कि एग्जैक्टली वही हमको रिजल्ट मिले जो मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में मिला था। तो इसे इवैक्यूएटेड करना बहुत ही ज़रूरी होता है, इस पूरे चैम्बर को इवैक्यूएटेड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब जब आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर वही केवल पार्टिकल आ पाते हैं जिनकी स्पीड बहुत हाई हो, जिनकी स्पीड थोड़ी लो है वो यहाँ पर आते हैं, जिनकी और लो है यहाँ पर आते हैं, जिनकी और लो है और नीचे चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इस टंगस्टन के फिलामेंट को एक हम क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिक सर्कुलर सिलेंडर के अंदर इसको रखते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जब इस टंगस्टन के वायर पर वेपर आके मिलता है, सीजियम का वेपर यानी मॉलिक्यूल्स आके स्ट्राइक करता है, तो यहाँ पर ये वेपर जो होता है आयोनाइज्ड हो जाता है। बहुत और आपको बता दें, सीजियम ही इसलिए लिया गया है कि सीजियम एटम टंगस्टन के साथ कि ये बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से आयोनाइज्ड हो जाता है। और आयोनाइज्ड होने के बाद ये क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड होने के बाद इस जो हमारा ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर नेगेटिव चार्ज होता है। सिलेंडर कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पर आके क्या कर लिया जाता है, ये कलेक्ट कर लिया जाता है। तो जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ सीजियम से या जितने मॉलिक्यूल्स ऑफ द सीजियम के निकलेंगे वो आके यहाँ पर आयोनाइज्ड होंगे, और आयोनाइज्ड होने के बाद यहाँ नेगेटिव चार्ज से ये अट्रैक्ट करके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ये कलेक्ट कर लिए जाएंगे। और जितना यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है कि जितने यहाँ पर एटम आके आयोनाइज्ड होंगे और यहाँ पर कलेक्शन होगा, और जितना ज़्यादा कलेक्शन होगा, ऐसा इस तरीके से सिस्टम बनाया जाता है कि उतना ज़्यादा इसमें करंट फ्लो होगा, उतना ज़्यादा इसमें करंट फ्लो होगा। तो मोर एटम्स आर आयोनाइज्ड मोर द करंट, इस तरीके से यहाँ पर इसकी सेटिंग बनाई जाती है। तो जितना ज़्यादा करंट होगा उतने ज़्यादा एटम का यहाँ आयोनाइजेशन देखा जाता है। तो यहाँ पर क्या देखा गया कि जिनकी स्पीड कम है वो थोड़ा सा नीचे, जिनकी स्पीड ज़्यादा है वो थोड़ा पॉइंट डी के पास है, और जितना ज़्यादा एटम का यहाँ कलेक्शन होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर करंट होगा। इनके जो जितने भी इनके यहाँ पर एटम कलेक्टेड मिले हैं, उन नंबर ऑफ एटम और इनकी वेलोसिटी के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ किया गया। उनकी वेलोसिटी के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ किया गया। जब देखा गया कि उनके वेलोसिटी और एटम के नंबर ऑफ एटम के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ किया गया, तो वो ठीक वही ग्राफ मिला जो मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से मिला था, जो मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से मिला हुआ था। और ये देखा गया कि जिनकी स्पीड बहुत हाई है
जिनकी स्पीड बहुत हाई है वो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डी मिले। जिनकी स्पीड बहुत कम है, यानी कि जो अब डी से कम मिल रहे थे, ए इस पॉइंट से नीचे वाले पर मिल रहे थे, जिनकी स्पीड क्या हो रही थी, कम हो रही थी। जिनकी स्पीड कम हो रही थी वो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी बहुत कम थे, वो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी कहीं बहुत कम थे। तो इस तरीके से एक्सटर्न एक्सपेरिमेंट से कहीं ना कहीं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का एक्सप्लेनेशन हो रहा था कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं तो उसकी वेलोसिटी कम है थोड़ी सी। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऐसे देख रहे हैं धीरे धीरे बढ़ रहा था तो हम देख रहे थे, धीरे धीरे घट रहा था तो हम देख रहे थे उसकी वेलोसिटी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। तो एग्जैक्टली वही ग्राफ मिलता है एक्सटर्न एक्सपेरिमेंट से जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से मिलता है। तो इस तरीके से एक्सटर्न एक्सपेरिमेंट कुछ हद तक फर्स्ट ऐसा एविडेंस है जो डायरेक्ट एविडेंस है जो कि वो मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को एक्सप्लेन करता है। और ये जो एक्सपेरिमेंट है वो 1921 में आया हुआ था, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना कर पाने की वजह से ये ज़्यादा दिन वैलिडेशन इसका नहीं रहा और इसके बाद थोड़ा सा डेवलप एक्सपेरिमेंट आया जो एक डायरेक्ट एविडेंस भी था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसे हम को एनजार्टमेंट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वही देखेंगे जो कुछ एडवांस या एक्सटर्न एक्सपेरिमेंट का एडवांस वर्जन था और जो मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता था।